हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात की। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जानने से पहले कुछ बात जानने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल, लेंथ l है, तो मुझे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा A इक्वल टू L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज द एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एरिया तो आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान लो ब्रेड्थ जो है वो ले लेते हैं 5 मीटर और लेंथ जो है वो ले लेते हैं 10 मीटर। तो एरिया कितना आ गया? 10 इंटू 5, 50 मीटर स्क्वायर। अभी जो एरिया है ये वेक्टर है कि स्केलर है? सब सीखा है, एरिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, एरिया हैज डायरेक्शन। एरिया में क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो हम लोग एरिया वेक्टर की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग एरिया की बात किया, हम लोग किसकी बात करेंगे? एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर इज एरिया विद डायरेक्शन। एरिया विद डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होती है इसको देखा जाए तो डायरेक्शन जो है वो होगी, इस एरिया को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस रेक्टेंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं L क्रॉस B वेक्टर या B क्रॉस L। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो घर जा करके 11th की बुक में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। बिना क्रॉस प्रोडक्ट के जाने हम एरिया वेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B? तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं L क्रॉस B इस तरीके से। ये थंब जो है ये ब्लैक बोर्ड के बाहर की ओर आ रहा है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, यानी कि एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? इस ब्लैक बोर्ड के बाहर। या B क्रॉस L करेंगे तो B ऐसे है, B इस तरफ है और L ऐसे है, तो हम L की तरफ घुमाएंगे तो थंब क्या होगा? इनवर्ट जाएगा। तो एरिया वेक्टर इनवर्ट भी हो सकता है। तो एरिया वेक्टर जो है, अब हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर जो है वो जो प्लेन है, जिस प्लेन का हम एरिया निकाल रहे हैं उस प्लेन के एरिया के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वो आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। ये हमारी मर्जी है कि हम आउटवर्ड चूज करें या इनवर्ड चूज करें, ठीक है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में हमने एरिया वेक्टर को आउटवर्ड चूज किया है तो पूरे क्वेश्चन में जब तक उसका सलूशन हम लोग कर रहे हैं तब तक हम आउटवर्ड ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक लाइन में हमने आउटवर्ड मान लिया, दूसरे सलूशन की दूसरी लाइन में हमने इनवर्ड मान लिया। हमको सलूशन से पहले ये फैसला करना है कि एरिया वेक्टर को आउटवर्ड लेना है कि एरिया वेक्टर को इनवर्ड लेना है। तो समझ में आ गई बात? एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। अब अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें, तो क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा, मान लीजिए ये इस तरीके से क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो ये छोटा सा एरिया ले लिया डेल्टा ए। तो इस छोटा सा एरिया डेल्टा ए में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। इस बात को याद रखिए, ये सब लर्निंग है, मतलब आपको लर्न करना है, मतलब जो स्टैंडर्ड माना गया है उस तरीके से हम बता रहे हैं। तो क्लोज सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं होगा। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के आउटवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? तो एरिया वेक्टर समझ के एरिया वेक्टर एरिया निकालेंगे और डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अगर क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड होगा,
ओपन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ये एरिया। तो एरिया वेक्टर जानना जरूरी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्रकार की क्या है, वो एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, उस एनर्जी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस जहाँ लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा होती है। लाइंस की डेंसिटी कम है तो एनर्जी कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यानी कि एनर्जी कम। इज दैट क्लियर? अब हम कैसे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसे मान लेते हैं कोई एरिया है, ये एरिया है और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है यानी कि एनर्जी क्रॉस हो रही है। ये एरिया है, डेल्टा है मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि इस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही है या कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एनर्जी क्रॉसिंग थ्रू एनी एरिया। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे, मतलब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। फार्मूला एक होना चाहिए ना पता करने के लिए कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक एरिया बनाया, मान लेते हैं कि एरिया बनाया, छोटा सा एरिया बनाया। अब उस छोटे से एरिया में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर टू दी एरिया जा रही है। ठीक, 3 लाइन बना के हमने दिखा दिया। अब ये जो लाइंस की डेंसिटी है ये किस किस चीज पर डिपेंड करेगी, बताओ। परपेंडिकुलर है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है आपस में, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो किस चीज पर डिपेंड करेगी, सबसे पहले तो एरिया पर डिपेंड करेगी। अगर हम एरिया को ज़्यादा कर देंगे तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई इसमें 3 लाइंस जा रही है, अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो 6 लाइन क्रॉस कर जाएगी, तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द एरिया क्रॉसिंग थ्रू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो लाइंस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लेते हैं क्या बोलते हैं 10 न्यूटन पर कूलम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने 3 लाइन बनाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम हो जाए तो हम 6 लाइन बनाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिपेंड्स ऑन द एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं। तो फाई इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ई इनटू डेल्टा है। या इस कंडीशन के लिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि देखो इसमें ये जो हमने फार्मूला बनाया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देंगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, कम कर देंगे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला जनरल नहीं है, ये फार्मूला हमने स्पेशल कंडीशन में बनाया कि जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा होगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर ना रखा जाए तो क्या होगा, हमने 2 चीज़ के बारे में तो बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन द एरिया, डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। जैसे मान लो ये एक एरिया है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर है, क्रॉस कर रही है। अगर हम इसको टिल्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी कि ज़्यादा होगी,
अब देखो पहले यहाँ पे जा रहा था, ऐसे हम बोर्ड बना के दिखाते हैं आपको। ये एरिया है, तो प्लेन एरिया है ब्लैक बोर्ड के अंदर है, और मान लेते हैं एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर हम इसको टिल्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, एरिया को ऐसे घुमा दो, ये ऐसे घुमा दिया, तो अब ये इसके पहले जितनी भी लाइन है वो इससे क्रॉस नहीं होगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस हो रही है? 3 क्रॉस हो रही है। बात समझे? तो इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। अगर हम इसको ऐसे कर दें, फ्लैट कर दें, तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एरिया भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा? यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब क्रॉस होगी? जब हमारा जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम इसको टिल्ट करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती जाएगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होता जाएगा। तो हमने जो डेफिनेशन बनाई वो किस कंडीशन में बनाई कि एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अभी हमारे लिए जो एरिया लिया था वो एरिया जो है वो डेल्टा ए, ठीक। अब इसी डेल्टा ए एरिया को हमने क्या कर दिया? थीटा एंगल से घुमा दिया, थीटा एंगल से घुमा दिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतने से क्रॉस हो गई। यहां से हमने एक प्रोजेक्शन डाला, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं m, इसको लिख लेते हैं m। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ये एरिया का जो प्रोजेक्शन है ml, ये रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ आ रही है? जितना फ्लक्स इस एरिया से क्रॉस हो रहा है वो ml से ही तो क्रॉस होगा। यानी कि एरिया जो है, एरिया है तो इतना, लेकिन प्रोजेक्शन लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एरिया है वो यहाँ से इतना हो गया। तो हमारी पहले ही डेफिनेशन है, पहले की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, एरिया चाहे कैसा भी हो, हम पहली की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया का परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेने पर निकालेंगे। बात नहीं समझ में आई। हमने डेफिनेशन कैसे किया? E इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर था। अगर हम इसको टिल्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एरिया का प्रोजेक्शन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। प्रोजेक्शन लेने के जो एरिया आएगा दैट एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम इस एरिया को नहीं लेंगे, हम कौन सा एरिया लेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू, अब इसका एरिया मान लेते हैं डेल्टा ए डैश। कितना है? डेल्टा ए डैश, डेल्टा ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? ई इंटू डेल्टा ए डैश। अब देखो इस ट्रायंगल में देखो एम एन, इसको मान लेते हैं पी। तो ट्रायंगल पी एन पी में देखो क्या होगा? ट्रायंगल पी एन पी, पी एन एन सॉरी, ट्रायंगल पी एन एन में कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होगा एम एन अपॉन एम पी। एम एन क्या है? एम एन डेल्टा ए डैश है और एम पी क्या है? डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा ए डैश? डेल्टा ए डैश इज इक्वल टू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। दिस इज द डेल्टा ए। इज दैट क्लियर? ये आ गया डेल्टा ए डैश इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से डेल्टा ए डैश की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? फाई इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस। ये फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन होगी। अब एरिया कैसा भी हो, हमें एंगल चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा?
थीटा इज द एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड एरिया एंड ओरिजिनल एरिया। तो ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या डिफाइन किया था? एरिया वेक्टर डिफाइन किया था। अगर हम इस डेल्टा ए की बात करें तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। ये डेल्टा ए वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई। अब बताओ इसके बीच का एंगल कितना है? सोचो, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ठीक, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो 90 में 90 माइनस थीटा गया तो थीटा, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? E इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा ए इज द एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का कॉस थीटा है तो क्या लिखेंगे हम? E डॉट डेल्टा ए, वेक्टर के फॉर्म में हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा हुआ तो 11th क्लास में एक बार इसको रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक